हम लोग, एक मिनट में बात सुनना, हम लोगों ने कल लाइट रिएक्शन पढ़ी थी, उसी को हम एक बार फास्ट और क्विक रिवीजन कराते हैं। फास्ट में तो लाइट रिएक्शन हमने बोली कहां होती थी, तो लाइट रिएक्शन आपकी थैलेकॉइड में होती थी। तो थैलेकॉइड बना दिया ये बड़ा सा, ये क्या है इतना बड़ा सा आपके सामने जो बना हुआ है स्क्रीन में, क्या है इतना बड़ा, थैलेकॉइड बनाया है। थैलेकॉइड जानते हैं ना आप, देखे ना क्लोरोप्लास्ट के अंदर छोटा सा होता है, हाँ सर, छोटा सा कॉइन शेप का होता था, तो उसको इतना बड़ा बना दिया हमने, सिर्फ समझाना है इसलिए। ये थैलेकॉइड है, ये थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन है और ये थैलेकॉइड का ल्यूमेन है, इतनी बात सबको पता है। थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में आपके फोटो सिस्टम पाए जाते हैं। कितने फोटो सिस्टम होते हैं? दो तरह के फोटो सिस्टम होते हैं, दो तरह के। नाम क्या क्या है फोटो सिस्टम? इसका क्या नाम होगा? 1 and 2। हाँ, पहले वाले का क्या नाम होगा, 2 या 1? 2 फोटो सिस्टम 2। पहले कौन सा आएगा? हाँ, पहले फोटो सिस्टम 2 है, ये नाम है फोटो सिस्टम 2 है, PS2। और दूसरा कौन सा है? फोटो सिस्टम 1। फोटो सिस्टम 1, ये रहा फोटो सिस्टम 1। कोई दिक्कत? फोटो सिस्टम 2 में सेंटर में क्या होगा, यहाँ सेंटर में कौन सा पिगमेंट होगा? क्लोरोफिल ए। और यहाँ कॉर्नर में यहाँ पर क्या भरा हुआ होगा, यहाँ सेंटर के किनारे किनारे पर कौन पिगमेंट होंगे? हाँ, आपके क्लोरोफिल बी होगा, जेंथोफिल होगा और कैरोटीनॉइड होगा। इनको एक साथ कह सकते हैं LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या एंटीना, या एंटीना या एसेसरी पिगमेंट के नाम जानते हैं, ये भरे हुए हैं। सेम चीज यहां पर भी होगा, यहां पर एसेसरी पिगमेंट भरे हुए हैं LHC, यहां भी LHC भरे हुए हैं और बीचों बीच में क्या है, यहां पर भी क्लोरोफिल ए है। रिएक्शन सेंटर है, ये रिएक्शन सेंटर है, ये रिएक्शन सेंटर है और ये किनारे किनारे में एसेसरी पिगमेंट है, LHC है। ये बात पता है? PS1 और PS2 सेम है हर मामले में, सिर्फ एक चीज डिफरेंस है, इसके रिएक्शन सेंटर में कितने nm की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ये रिएक्शन 2 का, इसका रिएक्शन सेंटर P680 नैनोमीटर का लाइट एब्जॉर्ब करता है nm का, और ये कितने करता है, ये P700, इसका रिएक्शन सेंटर। इतना सा डिफरेंस था, वरना सब कुछ सेम है 1 और 2 में। अब हम बात कर रहे थे आपके इसमें होने वाली घटनाओं के बारे में बात कर रहे थे, तो ध्यान से समझना, कहानी की तरह समझना। सन की लाइट है, सन की लाइट आएगी, प्लांट पर पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? प्लांट पे पड़ेगी तो क्लोरोप्लास्ट पे जाएगी कि नहीं जाएगी? क्लोरोप्लास्ट पे जाएगी तो थैलेकॉइड पे पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? और थैलेकॉइड पे पड़ेगी तो फोटो सिस्टम पर पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो फोटो सिस्टम पर सन की लाइट पड़ी, ये सन की लाइट आई और कहां पड़ी? फोटो सिस्टम पर पड़ी। लाइट मतलब एनर्जी होगी कि नहीं, फोटोन होगा कि नहीं? लाइट में फोटोन होता है कि नहीं होता? यस तो बताइए किस एनम से किस एनम के बीच की लाइट में फोटोसिंथेसिस होती है? प्लांट किस एनम से किस एनम तक के बीच की लाइट में फोटोसिंथेसिस करता है, बताइए? 400 to 700 700 nm के बीच की लाइट में फोटोसिंथेसिस करता है प्लांट। इससे कम में, 400 से कम में नहीं कर सकता और 700 से ज्यादा की लाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। फोटोसिंथेसिस सिर्फ 400 से 700 nm की लाइट में होती है। इस लाइट को एक और नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं इस लाइट को? इसलिए PAR के नाम, पार के नाम से जानते हैं। 400 से 700 की लाइट को पार के नाम से जानते हैं, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, क्योंकि इसी लाइट पर ही सिर्फ फोटोसिंथेसिस हो सकती है। कोई दिक्कत? धरती पर जितनी भी लाइट पड़ती है उसका कितने परसेंट पार होता है? लगभग 50%। याद रखना, 50%। धरती पर जितनी भी लाइट आती है, हाँ, लगभग अप्रॉक्स 50%, 48% अप्रॉक्स, 50 में थोड़ा सा कम, ठीक है ना? 48% के आसपास पार। अगर धरती पर 100 किलो जूल लाइट पड़ रही है तो बताइए उसमें पार कितना होना चाहिए अप्रॉक्स? 50 किलो जूल। हाँ, अप्रॉक्स 50 किलो जूल के आसपास उसमें पार होगा। कोई दिक्कत? तो 50% है ना, 400 से 700 nm की लाइट को पार कहते हैं, इसी लाइट में फोटोसिंथेसिस होती है। तो ये लाइट, सन की लाइट पड़ी, फोटोन पड़े, कहां पड़े फोटोन? एसेसरी पिगमेंट पे पड़े, और एसेसरी पिगमेंट ने एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा कि नहीं कर लेगा? इस लाइट में जो एनर्जी उसको एब्जॉर्ब करेगा नहीं करेगा? कर ये एनर्जी किसको दे देगा? एसेसरी पिगमेंट अपनी एनर्जी किसको दे देंगे?
फिर ए क्लोरोफिल ए को देंगे, क्लोरोफिल ए को दे देंगे। जितनी भी एनर्जी इन्होंने एब्जॉर्ब की सन की लाइट से, वो सारी एनर्जी इन्होंने किसको ट्रांसफर कर दी? रिएक्शन सेंटर को ट्रांसफर कर दी, क्लोरोफिल ए को दे दी। क्लोरोफिल इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर एक्साइटेड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और एक्साइटेड होगा तो शरीर से क्या निकलेगा? क्लोरोफिल ए से क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर जाएंगे, हायर ऑर्बिटल की ओर जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन जैसे हायर ऑर्बिटल की ओर जाएंगे तो यहाँ पर कोई बैठा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन के इंतजार कर रहा था, उसका नाम बताइए। यहाँ पर कौन सा केमिकल होगा? इस केमिकल को कहेंगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। हाँ, फुल फॉर्म यहाँ पर लिख देते हैं, आपको अगर कंफ्यूजन हो तो। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहाँ पर बैठा हुआ था, PEA। और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लिया। आगे जाएंगे ये इलेक्ट्रॉन, तो आगे जाकर ये इलेक्ट्रॉन कहां की ओर जाएंगे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में घुस जाएंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कौन कौन चीजें आ गई? तो प्लास्टोक्विनिन, साइटोक्रोम B6F और प्लास्टोसाइनिन। याद रहे तो अच्छी बात है, इनको याद कर लेना। ना रहे तो सीधे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम याद कर लेना, आपके एनसीईआरटी बुक में यही लिखा है, तो आप डायरेक्ट यही याद कर लो, कोई टेंशन नहीं है। तो आगे इलेक्ट्रॉन कहां चले गए? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से कहां इलेक्ट्रॉन चले गए? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में चले गए। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से इलेक्ट्रॉन फिर कहां चले जाएंगे? किसके पास आ गए? क्लोरोफिल ए के पास। कौन से वाले क्लोरोफिल ए के पास आए इलेक्ट्रॉन? फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम 1 के रिएक्शन सेंटर। फोटो सिस्टम 1 के रिएक्शन सेंटर में इलेक्ट्रॉन आ गए। समझ में आ रहा? 2 से चले और 1 में आ गए। वापस समझ में आई? 2 से स्टार्ट हुई प्रोसेस और कहां चले आए इलेक्ट्रॉन? 1 में आ गए। किसको रास्ते में क्या क्या होते हुए आए? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से पूरा होते हुए आए, एक लंबी सी चेन से होते हुए। अब ये इसके इलेक्ट्रॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा, ये भी एक्साइटेड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्लोरोफिल ए। और इससे भी इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे कि नहीं निकलने लगेंगे? बात समझ में आ रही? इससे भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इसके इलेक्ट्रॉन भी ऊपर जाएंगे। कौन रिसीव कर लेगा इन इलेक्ट्रॉन्स को? यहां पर भी कौन बैठा है? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। यहां पर इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लेगा और जैसे ही इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेगा PEA, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, के पास इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। फिर ये इलेक्ट्रॉन आगे जाकर किसको दे देगा? तो ये अपना इलेक्ट्रॉन आगे जाकर किसको दे देगा? फेरेडॉक्सिन को दे देगा। किसको? फेरेडॉक्सिन नाम के केमिकल को। किसको दिया इसने अपना इलेक्ट्रॉन? फेरेडॉक्सिन को दिया। और फेरेडॉक्सिन के पास इलेक्ट्रॉन चले गए हैं। अब इलेक्ट्रॉन किसके पास है अभी राइट नाउ? फेरेडॉक्सिन के पास। और फेरेडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? देखो, कोई इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता, सब एक दूसरे को दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन। एक चैन बन गई, एक सिस्टम बन गया इलेक्ट्रॉन देने का। इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया। इस तरह एक लंबी सी चैन बन गई इलेक्ट्रॉन की। इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन बोल सकते हैं क्या? यस सर। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट की एक लंबी सी चैन बन गई। और इससे फाइनली हु इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस में फाइनली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? NADP सिंथेटाइज। हाँ, तो यहां पर एक एंजाइम होगा, एंजाइम का नाम है NADP सिंथेटेज। कहां पाया जाता है ये एंजाइम? सिंथेटेज कहां होगा ये एंजाइम? मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकॉइड्स में पाया जाता है। तो मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकॉइड में एक एंजाइम पाया जाता है। उस एंजाइम का नाम बताइए। मैं NADP सिंथेटेज एंजाइम है, ये लिख देते, कंफ्यूजन ना हो, कुछ और नहीं। ये एंजाइम है। ये एंजाइम कहां पाया जाता है? मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकॉइड में पाया जाता है। यही फाइनल एक्सेप्टर है। तो आपसे जल्दी सोचकर आंसर दीजिए। क्वेश्चन पूछते हैं, रिस्पायरेशन में आपने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो रिस्पायरेशन के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में फाइनल इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर कौन था? रिस्पायरेशन चैप्टर से क्वेश्चन है। ऑक्सीजन। वेरी गुड, सही। फाइनल वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन था। लेकिन फोटोसिंथेसिस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन है? NADP सिंथेटाइज। कौन है? NADP सिंथेटेज। तो NADP सिंथेटेज क्या क्या रिसीव करेगा? यहां से इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लेगा
और स्ट्रोमा में से, स्ट्रोमा ये स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा में से क्या उठा लेगा? प्रोटॉन को उठा लेगा। तो ये स्ट्रोमा से प्रोटॉन ले लेगा और क्या ले लेगा स्ट्रोमा से? NADP ले लेगा स्ट्रोमा से और इन सबको लेकर इन तीनों चीजों को मिक्स कर देगा। NADP, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को मिक्स कर देगा तो क्या बनकर निकलेगा इसमें से? तीनों चीज मिल जाएंगी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिल जाएंगे तो H बन जाएगा। तो NADPH बन जाएगा, NADPH2 बन जाएगा और इस तरह NADPH2 का फॉर्मेशन हो गया। समझ में आया? NADPH2 कैसे बना? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिलने से हाइड्रोजन बन गई और ये NADP से NADPH2 बन गया। किसने बनाया NADPH2? ये केमिकल किससे बना? किसने बनाया? NADP सिंथेटेज नाम के एंजाइम ने बनाया। एंजाइम कहां था? थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में था। कहां बनकर निकला ये केमिकल? स्ट्रोमा स्ट्रोमा में। प्रोटॉन कहां से लिया इसने? प्रोटॉन कहां से लिया? स्ट्रोमा से। NADP कहां से लिया? स्ट्रोमा से लिया। कल हम लोग सारा कुछ ही पढ़ चुके हैं, रिवीजन करा रहे हैं। होपफुली जिनको अगर 70% भी कल समझ में आ गया था, 60-70%, उनको आज बाकी का 30% क्लियर हो जाएगा और हो रहा होगा। अभी तक किसी को दिक्कत लग रही क्या? नो सर। जिन्होंने पहले के लेक्चर देखे उनमें से किसी को दिक्कत नहीं होगी अभी तक, होपफुली। जिन्होंने कल के लेक्चर नहीं देखे उनको दिक्कत हो सकती है। आगे हम बात करते हैं। NADPH2 बन गया इस तरह पूरी प्रोसेस से। इसके अलावा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए, कि इसके पास आपके क्लोरोफिल ए से इतने सारे इलेक्ट्रॉन कैसे निकलते रहेंगे दिन रात? के इलेक्ट्रॉन खत्म नहीं हो जाएंगे? बार बार इलेक्ट्रॉन निकलते रहेंगे, खत्म हो जाएंगे ना? तो इसको कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉन निकलता रहे, इसके लिए एक प्रोसेस और होगी प्लांट में। कौन सी प्रोसेस होगी? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नाम की प्रोसेस होगी। कौन सी प्रोसेस? पानी के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, H2O टूट जाएगा। पानी टूटेगा तो क्या क्या बनेगा? पानी टूटेगा तो हाइड्रोजन के 2 टुकड़े हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, और ऑक्सीजन निकल जाएगा। तो क्या क्या बनेगा? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा तो कितने प्रोटॉन निकलेंगे? 2 प्रोटॉन निकलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और 1 O निकलेगा। लेकिन ये क्या बैलेंस प्रोसेस है क्या? O ऐसा लिखा जाता है क्या कभी केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में पढ़े होंगे O अकेला नहीं लिखा जाता, हमेशा O2 लिखते हैं। तो इसीलिए इसको हम डबल कर देते हैं, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए 2H2O कर देते हैं। तो यहां पर 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन और ये O2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? इस घटना को क्या कहेंगे? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हुआ। कहां पर हुई ये घटना? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कहां पर हुई? कहां पर हुई? जगह का नाम बताइए। ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड में हुई। लाइट रिएक्शन में हुआ? हाँ, लाइट रिएक्शन में हुई या डार्क रिएक्शन में हुई? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर लाइट रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये रिएक्शन होगी। सनलाइट की प्रेजेंस में ही रिएक्शन होगी जब भी होगी। अच्छा, आपने अगर मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर अच्छे से पढ़ा हो तो याद करिए, मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर से क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में हेल्प करता है? मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर में पढ़ाया था आपको। उस मिनरल का नाम बताइए जो फोटोलाइसिस। आपने पढ़ा होगा Mn और Cl। मंचल बनाए थे, मंचला है पानी, बड़ा मंचला है पानी, बहुत मंचला है। पढ़ाए थे आपको मंचला, Mn और Cl। मैग्नीज और क्लोरीन। मैग्नीज अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैग्नीज के बिना क्या फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हो सकती है? ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है कि कौन सा एलिमेंट है जिसके बिना आपका फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं हो सकता। तो आंसर था मैग्नीज। सबसे मेन है मैग्नीज, और क्लोरीन भी काम करता है। तो मेन एक आंसर सेलेक्ट करना हो तो मैग्नीज सेलेक्ट करना, 2 कर सकते हो अगर ऑप्शन में है तो Mn और Cl दोनों है। ये आपको, ये क्वेश्चन यहां का नहीं है, ये क्वेश्चन कहां पढ़ाए थे हम? मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर में। हाँ, कल किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया था, देखने में ऐसा लगता है ये क्वेश्चन की फोटो आपका फोटो यहाँ का है, फोटोसिंथेसिस का है, इसलिए किसी बच्चे ने कल हमसे पूछा था, इसीलिए उसका आंसर हमने यहाँ बता दिया। क्लियर है कि ये क्वेश्चन इस चैप्टर का नहीं है, ये क्वेश्चन कहां का था? मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर का था, लेकिन यहां से कनेक्ट कर सकते हो। तो आपसे क्वेश्चन था फोटोसिंथेसिस में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर जो होती है उसमें कौन सा एलिमेंट एसेंशियल है? आंसर होगा मैग्नीज। मैग्नीज। अगर 2 ऑप्शन है तो क्लोरीन भी सेलेक्ट कर सकते हो। चले गए आगे। अब देखो, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हुई तो प्रोटॉन निकले 4, इलेक्ट्रॉन निकले और ऑक्सीजन निकली,
ऑक्सीजन गैस छू मंतर हवा में उड़ जाएगी, स्ट्रोमा से निकलकर बाहर निकल जाएगी, आपके बाहर निकल जाएगी स्टोमेटा से ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाएगी एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन गैस खत्म। बचे क्या अंदर? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ये सारे इलेक्ट्रॉन यहां से जाकर कहां चले जाएंगे? तो रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए के पास चले जाएंगे। तो सारे इलेक्ट्रॉन जो थे वो रिएक्शन सेंटर में चले जाएंगे। कौन से वाले रिएक्शन सेंटर में जाएंगे? 1 के, PS1 के या PS2 के? फोटो सिस्टम 1 के या 2 के? फोटो सिस्टम 2। तो एग्जाम में नीट में क्वेश्चन आ सकता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विद, किससे एसोसिएटेड है? फोटो सिस्टम 1 से या 2 से या बोथ है? फोटो सिस्टम 2 से। तो आपका फोटोलाइसिस ऑफ वाटर किससे एसोसिएटेड है? फोटो सिस्टम 2 से एसोसिएटेड है। इसके इलेक्ट्रॉन सारे यहां चले जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन भी खत्म हो गए, ऑक्सीजन भी खत्म हो गया, बचा क्या यहां पर? सिर्फ प्रोटॉन। क्या बचा? प्रोटॉन। यहाँ पर बहुत सारे प्रोटॉन, ल्यूमेन में बहुत सारे प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे, ऐसे आगे जमा होते जाएंगे, इकट्ठे होते जा रहे हैं, बहुत सारे प्रोटॉन यहाँ इकट्ठे होते जा रहे हैं। और इस तरह यहाँ पर प्रोटॉन का कंसंट्रेशन हाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? प्रोटॉन का कंसंट्रेशन ल्यूमेन में ज्यादा हो गए या कम हो गए? ज्यादा हो गए। और प्रोटॉन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा ल्यूमेन में। थैलेकॉइड्स के ल्यूमेन में प्रोटॉन का कंसंट्रेशन वेरी वेरी हाई हो जाएगा, इतना ज्यादा हाई हो जाएगा, प्रोटॉन ही प्रोटॉन भर जाएंगे। एज कंपेयर टू स्ट्रोमा में कंसंट्रेशन लो हो जाएगा प्रोटॉन का, कि कम हाई होगा? स्ट्रोमा में प्रोटॉन कंसंट्रेशन हाई होगा या लो होगा? लो। स्ट्रोमा में प्रोटॉन कंसंट्रेशन लो हो जाएगा और अंदर में यहां पर प्रोटॉन का कंसंट्रेशन हाई हो जाएगा ल्यूमेन में। और इस तरह एक तरफ हाई हो जाए और एक तरफ लो हो जाए, बीच में क्या है? मेम्ब्रेन है। तो मेम्ब्रेन के एक तरफ चीजें ज्यादा हो जाए और मेम्ब्रेन के एक तरफ कम हो जाए, तो यहां पर कौन सा प्रेशर क्या लगेगा? ग्रेडियंट तैयार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? प्रोटॉन ग्रेडियंट तैयार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। यस। प्रोटॉन ग्रेडियंट तैयार हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इस प्रोटॉन ग्रेडियंट के तैयार होने के 3 कारण बताइए। पहला कारण है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर की वजह से ल्यूमेन में प्रोटॉन ज्यादा हो रहे हैं। तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर की वजह से प्रोटॉन ज्यादा हो रहे हैं, तो पहला प्रोटॉन ग्रेडियंट तैयार होने का पहला कारण तो ये था। दूसरा कारण आपसे पूछा है, कारण नंबर 2, यहां से स्ट्रोमा से प्रोटॉन कम हो रहे हैं। क्यों कम हो रहे हैं? क्योंकि स्ट्रोमा के जो प्रोटॉन है वो कहां खर्च हो जा रहे हैं? NADPH2 बनाने में खर्च हो जा रहे हैं, इसलिए स्ट्रोमा के प्रोटॉन कम हो रहे हैं। कोई दिक्कत? 2 चीजें तो आपको पता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट्स तैयार होने का कारण बताइए। तो पहला कारण है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर की वजह से, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, इसकी वजह से क्या होगा? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर की वजह से क्या हो जाएगा? ल्यूमेन में प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे, देखो प्रोटॉन बढ़ गए। दूसरी घटना, फॉर्मेशन ऑफ NADPH2, फॉर्मेशन ऑफ NADPH2। NADPH2 का जब फॉर्मेशन होता है तो उस समय प्रोटॉन खर्च हो जा रहे हैं। कहां के खर्च हो जा रहे हैं? स्ट्रोमा के। इसलिए स्ट्रोमा में प्रोटॉन कम हो जाएंगे कि ज्यादा हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो स्ट्रोमा में प्रोटॉन कम रहे हैं और आपके ग्राना में प्रोटॉन, इसके अंदर थैलेकॉइड के अंदर प्रोटॉन बढ़ रहे हैं। और तीसरा कारण आप याद रखिएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आपके इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ट्रांसपोर्ट होते समय आपके यहां से स्ट्रोमा से कुछ प्रोटॉन को उठाकर यहां फेंक दिया जाता है। कहां से कहां फेंक दिया जाता है? स्ट्रोमा से लैमेला में फेंक दिया जाता है, इसके थैलेकॉइड के अंदर फेंक दिया जाता है फोर्सफुली, बाय यूजिंग द एनर्जी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। रिपीट कर रहे हैं, बाय द यूजिंग ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। जो मूविंग इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इन मूविंग इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा स्ट्रोमा से प्रोटॉन को कहां फेंक दिया जाता है? आपके थैलेकॉइड में। लिख देते हैं ये भाई, आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रही होगी इसलिए लिख देते हैं, बाय द यूजिंग ऑफ by the using energy of moving electrons
इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं, ये मूविंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूज कर मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, द प्रोटॉन्स आर पंप इन द किसमें पंप कर दिए जा रहे हैं? ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड, ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड। थैलेकॉइड में आपके लाकर फेंक दिए जाएंगे प्रोटॉन। कहां से? स्ट्रोमा से उठाकर, फ्रॉम द स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा से प्रोटॉन उठाकर ल्यूमेन में फेंक दिए जा रहे हैं, इसलिए स्ट्रोमा में प्रोटॉन कम होंगे कि ज्यादा हो जाएंगे इस घटना से? स्ट्रोमा में बढ़ेंगे कि घटेंगे ये प्रोसेस होने से? स्ट्रोमा में प्रोटॉन कम हो जाएंगे और ल्यूमेन में प्रोटॉन बढ़ जाएंगे। इस तरह बार बार इन तीनों घटनाओं से क्या हो रहा है? ल्यूमेन में प्रोटॉन बढ़ रहे हैं और स्ट्रोमा में घट रहे हैं, और इस तरह एक तरफ ज्यादा हो गए एक तरफ कम हो गए, तो क्या क्रिएट हो रहा है? इसकी वजह से इन तीनों घटनाओं की वजह से प्रोटॉन ग्रेडियंट तैयार हो रहा है। इन तीनों घटनाओं की वजह से क्या होगा? इन तीनों घटनाओं की वजह से प्रोटॉन ग्रेडियंट तैयार हो जाएगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट तैयार बन जाएगा। कोई दिक्कत? इन तीनों घटनाओं के दौरान प्रोटॉन ग्रेडियंट तैयार होगा। आपसे नीट में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द रीजन ऑफ क्रिएटिंग द प्रोटॉन ग्रेडियंट इन द थैलेकॉइड इन द ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड? थैलेकॉइड के ल्यूमेन में प्रोटॉन ग्रेडियंट का तैयार होने का 3 कारण बताइए। 3 कारण आपको मालूम चल गया, ये तीनों कारण है। चलेगा बच्चा पार्टी? कोई प्रॉब्लम यहां तक? नो सर। नहीं है। तो ये 3 कारणों से प्रोटॉन ग्रेडियंट है। अब देखो यहां रफ कर दे, लाइन को लिख लिया आपने, नोट डाउन कर लिया, जो करना था कर लिया, समझ लिया, रफ कर दे। चलो क्लियर है। ये लास्ट लाइन कोई बात नहीं, पढ़कर बोलते हैं, सुनाई दो, सुनो। बाई द यूजिंग एनर्जी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, by the using of energy of moving electrons, the protons are pumped in the lumen of thylakoid। हिंदी में बोलते हैं ये इलेक्ट्रॉन, मूविंग इलेक्ट्रॉन के एनर्जी को यूज करके प्रोटॉन को पकड़कर कहां फेंक दिया जाएगा? जबरदस्ती ल्यूमेन में फेंक दिया जाता है। तो इस तरह ल्यूमेन में इलेक्ट्रॉन को फेंक दिया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है घटना? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा काम किया जाता है, या आपका किसके द्वारा? तो आपका इसमें आप ही कह सकते हो किसके द्वारा काम किया जाता है? तो साइटोक्रोम B6F करता है घटना को, जो आपको कहना हो कह दो। हम रफ करते हैं ये लाइन, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे यहाँ प्रोटॉन बहुत ज्यादा हो गए, यहाँ प्रोटॉन बहुत कम हो गए। हाँ, यहाँ पर प्रोटॉन ज्यादा है, यहाँ प्रोटॉन कम है। तो हाँ बोलो। साइटोक्रोम B6F, क्या बोले बच्चा? अब इसको प्रोटॉन को यहां से आप फेंकना है। अच्छा, ये हम बोल रहे थे, ये घटना कौन करेगी? ये घटना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कराता है, कह सकते हो। यूनियन प्लास्टोसाइनिन, जो बच्चे पूरी घटना को लिख रहे हो तो वो आप लिख सकते हो साइटोक्रोम B6F करता है ये घटना को, साइटोक्रोम B6F करता है। जिसको पढ़ना है इतना डिटेल में तो वो ये बोले, जिसको शॉर्ट में पढ़ना तो ये बोल दे वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम करता है इस प्रोसेस को। चलेगा आगे? चले। Yes. अब अगली लाइन, अब आपके थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में एक पार्टिकल पाया जाता है जिसका नाम है F0 F1 पार्टिकल। इसका नाम क्या है? इसका नाम है F0, इसका नाम है F1। F0 F1 पार्टिकल नाम का एक पार्टिकल पाया जाता है थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में। F0 F1 पार्टिकल नाम की एक चीज पाई जाती है, चैनल है, प्रोटीन एक तरह का, ये प्रोटीन है एक तरह का। F0 F1 प्रोटीन पाया जाता है, F0 F1 पार्टिकल कहते हैं। यही इकलौता रास्ता है, गेट है, यही वो चैनल गेट है जिस गेट से प्रोटॉन आजाद हो सकते हैं। जितने सारे प्रोटॉन कैद हैं इनको एकमात्र रास्ता यही है। ये प्रोटॉन यहां से बाहर निकल सकते हैं कि नहीं निकल सकते, जो कैद हो गए इतने सारे? Yes.
तो प्रोटॉन्स कैन बी रिलीज फ्रॉम द, किससे निकल सकते हैं, ल्यूमेन से बाहर स्ट्रोमा में आना है इनको, ल्यूमेन से स्ट्रोमा में आना है। तो ल्यूमेन से स्ट्रोमा में आने के लिए रास्ता कौन सा, चैनल गेट कौन है, विच एक्ट एज अ चैनल गेट, F0 F1 पार्टिकल या F0 F1 पार्टिकल, जीरो से अच्छा है नॉट बोलो, F0 F1 पार्टिकल जो है ये प्रोटॉन को रिलीज कर सकता है, कहां से कहां पर, ल्यूमेन से स्ट्रोमा में। और जो प्रोटॉन रिलीज हो रहे होते हैं तो इतनी तेज से निकलते हैं प्रोटॉन कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर निकलते हैं कि मैं आजाद होने वाला हूं, मैं आजाद होने वाला हूं। इतनी तेज से निकलते हैं, इस मूविंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूज करके हम क्या बना सकते हैं, एडीपी से एटीपी का फॉर्मेशन कर लेते हैं। फॉस्फेट्स को एक ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से जोड़ देते हैं, एडीपी प्लस आईपी मिलकर एटीपी बन जाता है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का फॉर्मेशन हो जाता है इस घटना से। और यहां पर कौन सा एंजाइम काम करेगा, एटीपी बन रहा है इसलिए कौन सा एंजाइम काम करेगा, एटीपी सिंथेटेज एंजाइम। यहां पर कौन सा एंजाइम हो, तो यहां पर एंजाइम का नाम होगा एटीपी सिंथेटेज नाम का एंजाइम काम करेगा। और इस तरह एडीपी से एटीपी बन जाएगा। एटीपी कहां बना, ल्यूमेन में या स्ट्रोमा में, स्ट्रोमा में बना। F0 F1 पार्टिकल कहां पाए जाते हैं, F0 F1 पार्टिकल कहां पाए जाते हैं, स्ट्रोमा में या थैलेकॉइड में, वेरी गुड, मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकॉइड में, मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकॉइड में, वेरी गुड, थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं F0 F1 पार्टिकल। और ये एटीपी कहां बनाते हैं, एटीपी बनाते हैं बाहर में। कैसे बनाते हैं, एटीपी बनाने के लिए इनको एनर्जी कहां से आती है, एटीपी बनाने वाली एनर्जी कहां से आएगी, मूविंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यूज करेंगे, बाय द यूजिंग ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं, प्रोटॉन, सॉरी जो प्रोटॉन मूव कर रहे हैं, कहां से कहां प्रोटॉन मूव कर रहे हैं, कहां से कहां प्रोटॉन मूव कर रहे हैं, ल्यूमेन से स्ट्रोमा की ओर जो प्रोटॉन मूव कर रहे हैं, इस प्रोटॉन की एनर्जी को यूज कर, मूविंग प्रोटॉन की एनर्जी को यूज कर एडेनोसिन डाइफॉस्फेट से हम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बना लेंगे। इस तरह बताइए आपके पूरी घटना खत्म हो गई। इस पूरी घटना को लाइट रिएक्शन के नाम से जानते हैं क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में होती है। इस पूरी घटना में आपको देखेंगे फोटो सिस्टम 1 भी इन्वॉल्व है और दोनों इन्वॉल्व है, फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1 दोनों इन्वॉल्वमेंट दोनों का है। तीसरी घटना, इस प्रोसेस में आपके जो इलेक्ट्रॉन एक बार फोटो सिस्टम 2 से निकलते हैं, क्या वापस फोटो सिस्टम 2 में आते हैं या नहीं आते, नहीं आते। बताइए, इलेक्ट्रॉन जो फोटो सिस्टम 2 से निकल कर गए वापस क्या फोटो सिस्टम 2 में आएंगे, वापस नहीं आएंगे। इसलिए साइक्लिक प्रोसेस हुई कि नॉन साइक्लिक प्रोसेस हुई, नॉन साइक्लिक प्रोसेस है। और देखने में अगर देखोगे तो पहले इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुए, ऊपर की ओर गए, एक्साइटेड ऊपर की ओर जाना, बढ़ना, एनर्जी लेवल हाई होना, फिर इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर आए, एनर्जी लेवल डाउन हुआ, फिर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल फिर हाई हुआ, फिर डाउन हुआ। इस तरह देख सकते हो एक शेप बनता है, जेड शेप बनता है, इसलिए इसको जेड स्कीम कहते हैं। पहले बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, देख पा रहे हो, बढ़ना घटना बढ़ना लगा हुआ है, जेड शेप बना हुआ है, जेड शेप बन रहा है, बढ़ रहा है, फिर घट रहा, फिर बढ़ रहा, फिर घट रहा, फिर बढ़ रहा, घट रहा, ऐसे बार बार हो रहा है। एनर्जी का लेवल पहले ऊपर गया, ऊपर क्यों जाना, मतलब अप हिल प्रोसेस, नीचे की ओर आ रहा है, डाउन हिल प्रोसेस, अप हिल प्रोसेस, डाउन, बार बार एनर्जी लेवल अप और डाउन हो रहा है। इसलिए कौन सा शेप बन रहा है, जेड शेप बन रहा है, और इसलिए इसको जेड स्कीम बोल सकते हैं क्या, हाँ सर, Yes, sir. Yes. तो जेड स्कीम पूछे आपसे तो यही वाला बताना है, लाइट रिएक्शन पूछे तो यही बताना है, फॉर्मेशन ऑफ NADPH2 बोले तो भी ये बताना है, फॉर्मेशन ऑफ ATP पूछे तो यही बताना है, फोटो ऑक्सीडेशन पूछे तो भी, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर पूछे तो भी ये बताना है। आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए एक ही आंसर, तो आपने 4-5 चीजें एक साथ पढ़ ली। ये क्या पढ़ाया हमने आपको, जेड स्कीम पढ़ाई, यही है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर यही है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यही है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, फॉस्फोराइलेशन को कहते हैं फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन भी यही है, NADPH2 भी बना, यहां पर रिडक्शन हुआ, हाँ
सर सिंथेसिस ऑफ एटीपी इसको फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं सर। फॉस्फोराइलेशन कहेंगे, फॉस्फोराइलेशन कहेंगे। हाँ, लाइट की प्रेजेंस में फॉस्फोराइलेशन हुआ, ठीक है, फॉस्फोराइलेशन हुआ, एटीपी बना। इस तरह आपको इतनी सारी घटनाएं आपको एक साथ समझ, जेड स्कीम भी यही है। कोई दिक्कत इतना सारा समझने में, लाइट रिएक्शन को समझने में कोई दिक्कत है? लाइट रिएक्शन के कोई 3 प्रोडक्ट बताइए। तो लाइट रिएक्शन का पहला प्रोडक्ट है एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दूसरा प्रोडक्ट का नाम बताइए, NADPH2। और तीसरा प्रोडक्ट है ऑक्सीजन। तीसरा प्रोडक्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इसमें से रिलीज हो जाएगी, एटमॉस्फेयर में निकल जाएगी, और एटीपी और NADPH2 कहां चले जाएंगे, किसमें यूज हो जाएंगे? अगली रिएक्शन में, जिसका नाम है, कौन सी रिएक्शन? अगली रिएक्शन का नाम बताइए। डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन हम आगे पढ़ने वाले हैं, और उस डार्क रिएक्शन में अगला सब कुछ यूज हो जाएगा। डार्क रिएक्शन कहां होगी? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में। तो ये सोच कर रखो। ये देखो सन की लाइट अभी दूर से लगा रहे हैं, सन थोड़ा दूर कर देते हैं। ये सन की लाइट आ रही है, दूर है, सन तो बहुत दूर होता है ना, दूर बना देते हैं। इतना पास क्यों बना है? ये रहा सन। हाँ, इतना देख पा रहे हो? ये पूरी क्या है? थैलेकॉइड था, थैलेकॉइड के अंदर सारी रिएक्शन हुई थी। देख पा रहे हो सब कुछ? कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। इतना देखने में कोई खास दिक्कत तो नहीं हुआ? अब देखो, सोचो, बाहर में क्या है? ये बाहर का एरिया क्या है? ल्यूमेन के बाहर का एरिया, ये सब क्या है? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा है। तो स्ट्रोमा पूरा क्लोरोफिल बना देते हैं, बाहर का स्ट्रोमा बना देते हैं। देखो ये रहा क्लोरोफिल है पूरा, इतना समझ लो, इतना बड़ा सा क्लोरोफिल था ये, सॉरी क्लोरोप्लास्ट था, ये क्लोरोप्लास्ट था, ऐसा मान लो, जूम कर लो, इतना बड़ा सा क्लोरोप्लास्ट था। बहुत बड़ा है, और बड़ा बना देते हैं, लेकिन अब समझना, बोर्ड इतना बड़ा, इतना ही बड़ा बना सकते हैं ना। और ये सिर्फ एक छोटा सा ल्यूमेन में हो रही थी सब घटना, थैलेकॉइड में हो रही थी। थैलेकॉइड के बाहर ये सब जगह क्या कहलाएगी? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में कौन सी रिएक्शन चलेगी? स्ट्रोमा में कौन सी रिएक्शन चलेगी? अब डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लाइट रिएक्शन पूरे से खत्म हो गई, अब हम डार्क रिएक्शन की ओर फोकस करते हैं। थोड़ा समझने की कोशिश करना। डार्क रिएक्शन हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, जितना समझा सकते हैं समझना, कंफ्यूजन नहीं लेना, टेंशन मत लेना। अगर हार्ड लगेगा तो डार्क रिएक्शन फिर पढ़ाएंगे। लाइट तो अब नहीं पढ़ाने की जरूरत है ना? लाइट पढ़ाने की जरूरत तो नहीं है अब? नो सर। हाँ बोलो बोलो। नो सर। लाइट रिएक्शन होपफुली सबको क्लियर हो गई होगी। डार्क रिएक्शन पढ़ते हैं। हाँ सर। डार्क रिएक्शन स्टार्ट करें। तो डार्क रिएक्शन देखना कहां होती है? स्ट्रोमा में। तो ये सब क्या जगह है? ये खाली जगह क्या है बाहर में जो है? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में आपके कौन सी घटना होगी, क्या होगा? तो देखते हैं। स्ट्रोमा में आपके CO2 गैस आएगी। कौन सी गैस आएगी? CO2 गैस आएगी। कहां से आएगी? CO2 गैस आने के 2 रास्ते हैं। एक तो रिस्पायरेशन से आ सकती है, खुद के शरीर के रिस्पायरेशन से, और दूसरा तरीका है CO2 लाने का। एक और तरीका क्या है? दूसरा तरीका बताइए। CO2 लाने का दूसरा तरीका है आपका, दूसरा तरीका बाहर से, स्टोमेटा से होते हुए आएगी। स्टोमेटा से होते हुए आपके CO2 गैस प्लांट के अंदर घुस जाए तो CO2 गैस अंदर आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? CO2 गैस आ गई अंदर। CO2 गैस आएगी, और CO2 गैस, इस प्रोसेस में CO2 गैस में क्या क्या आकर, CO2 गैस से क्या बन जाएगा? C6H12O6 नाम का केमिकल बन जाएगा। CO2 गैस से क्या बनेगा? C6H12O6 ग्लूकोज बन जाएगा। क्लियर है इतनी सी बात? तो आपके ग्राना में, सॉरी स्ट्रोमा में CO2 गैस से क्या बनाएगा? CO2 गैस से क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। तो CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से ग्लूकोज बनाने की घटना को क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस से ग्लूकोज बनाने की घटना को क्या कहते हैं? डार्क रिएक्शन के नाम से जानते हैं। कौन सी रिएक्शन है ये? डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में किससे क्या बनता है? CO2 गैस से आपका क्या बनता है? CO2 गैस से कार्बोहाइड्रेट बनता है। इस प्रोसेस में सन की लाइट की जरूरत है क्या? सन की लाइट की जरूरत नहीं है, लेकिन
हाँ, अब ध्यान से समझना, यहाँ पे बहुत कॉन्सेप्ट चीज बनाते हैं। CO2 में कार्बन है कि नहीं है? कार्बन है कि नहीं है? तो ग्लूकोज में कार्बन चाहिए था, कार्बन ही मिल जाएगा, CO2 के पास था। ऑक्सीजन है कि नहीं है? ऑक्सीजन भी है। कार्बन और ऑक्सीजन तो यहीं से मिल गया। क्या चीज नहीं था CO2 के पास? क्या चीज चाहिए होगा ग्लूकोज बनाने के लिए? क्या कम है? ऐसी कौन सी जरूरत पड़ेगी? हाइड्रोजन। कार्बन का ऑक्सीजन तो हाइड्रोजन। तो इसको हाइड्रोजन कहां से मिलेगा? इसको हाइड्रोजन कहां से मिलेगा? डार्क रिएक्शन के लिए हाइड्रोजन कहां से? तो आपका जो NADPH2 लाइट रिएक्शन में बना था, ये NADPH2 यहां से आएगा और NADPH2 आएगा और क्या निकल जाएगा? NAD बाहर निकल जाएगा, फिर से NADP। देख पा रहे हो? इस प्रोसेस में NADPH2 घुसेगा और NADP निकल जाएगा। देख पा रहे हो? यस सर। टेंशन मत लो, डार्क रिएक्शन एक बार में समझ में नहीं आएगी। लाइट रिएक्शन तो क्लियर हो गई ना आपको? डार्क रिएक्शन थोड़ा समझो, 20% भी समझ लो आज, फिर बाकी कल पढ़ेंगे, कोई टेंशन नहीं लो, धीरे धीरे समझ में आता है। 20-30% समझो, जितना समझ पा रहे हो। NADPH2 से हाइड्रोजन कहां चला जाएगा? CO2 में, और CO2 का रिडक्शन कर देगा। तो मतलब यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कौन यूज हुआ? CO2 का रिडक्शन करने के लिए कौन सा केमिकल आया? NADPH2 आया। NADPH2 कहां बना था? कहां बना था NADPH2? लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में। तो लाइट रिएक्शन में, हाँ, लाइट रिएक्शन में जो NADPH2 बना था, वो NADPH2 आएगा और CO2 का रिडक्शन कर देगा। और CO2 का रिडक्शन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? CO2 का रिडक्शन क्या बन जाएगा? कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा। यही है डार्क रिएक्शन। देखो, CO2 है, CO2 का रिडक्शन होगा और CO2 के रिडक्शन से क्या बन जाएगा? ग्लूकोज बन जाएगा। CO2 से ग्लूकोज बनने की घटना को ही डार्क रिएक्शन कहते हैं। खत्म। एक लाइन पे सुनो, डार्क रिएक्शन क्या है? CO2 से कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बनने की प्रोसेस को ही डार्क रिएक्शन कहते हैं। डार्क रिएक्शन कहां पर हो रहा है? ये CO2 से कार्बोहाइड्रेट कहां बन रहा है? स्ट्रोमा में होती है डार्क रिएक्शन। हाँ, CO2 में कार्बन था, इसमें भी कार्बन है, ऑक्सीजन था, इसमें भी ऑक्सीजन है। क्या कम है? CO2 के पास ऐसे कौन सा एलिमेंट नहीं है जो ग्लूकोज में होता है? हाइड्रोजन। कार्बन तो इसके पास भी था, ऑक्सीजन भी था। हाइड्रोजन की जरूरत है कि नहीं है ग्लूकोज बनने के लिए? तो हाइड्रोजन कौन देगा? हाइड्रोजन का सोर्स के रूप में कौन यूज होगा? हाइड्रोजन के सोर्स के रूप में होगा NADPH2 अपना हाइड्रोजन दे देगा और इसको अपना हाइड्रोजन दे देगा। और इसको NADPH2 से हाइड्रोजन निकाल लोगे तो बचेगा क्या? बनेगा क्या? समझ में आ रही बात? NADPH2 से अगर हाइड्रोजन हम निकाल लेंगे तो क्या बचेगा? NADP। क्या बचा? NADP। ये NADP फिर से रीयूज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? रिसाइकिल हो जाएगा, रीयूज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहां पर इस तरह NADP रीयूजेबल है कि नहीं है? बार बार यूज होता रहेगा, अगेन एंड अगेन, बार बार यूज। NADP की नहीं हो सकता, फिर से यूज हो जाएगा, फिर से यूज हो जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। साइक्लिक है कि नहीं है? समझ गए मेरी बात को, क्या कहना चाह रहे हैं? और यहां से क्या आया? हाइड्रोजन। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान से आंसर देना। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि CO2 के रिडक्शन के लिए, CO2 के रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन का सोर्स क्या है? हाइड्रोजन का सोर्स क्या है? सोर्स ऑफ हाइड्रोजन? लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट NADPH2। वेरी गुड। लेकिन अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया था, याद करो, शुरुआत की पहली दूसरी क्लास याद करो। पहली दूसरी क्लास में हमने आपको पढ़ाया था कि रिडक्शन के लिए, CO2 का रिडक्शन करने के लिए हाइड्रोजन कहां से आती? पानी से आती। हमने आपको पढ़ाया था, वाटर से। तब हमने सही बताया था कि अभी NADH2 से आती है। ये सही है। कौन सा स्टेटमेंट सही है? जल्दी से दिखाइए। पहला स्टेटमेंट देते हैं, the hydrogen come for the reduction of CO2 is come from the water। और दूसरा ऑप्शन है कम फ्रॉम NADPH2। कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है? कहां से हाइड्रोजन आएगी? पहले वाला सही है सर। सबको यही लगता है, किसी को और कुछ भी लगता, और भी लगता है? CO2 के रिडक्शन के लिए दोनों ही स्टेटमेंट सही है। आंसर समझ लो ध्यान से, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। आपको देखिए यहां पर, देखिए पहला चीज, CO2 के रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन कहां से आई?
कहां से आई हाइड्रोजन? NADPH2। ये सही है कि नहीं NADPH2? अच्छा, NADPH2 के पास हाइड्रोजन कहां से आया? NADPH2 के पास हाइड्रोजन आया ये प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिलने से, और ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कहां से निकले थे? पानी के टूटने से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन निकला था। समझ पा रहे हो? ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कहां से निकले थे? पानी के टूटने से। और यही प्रोटॉन आपका यहां से निकलकर यहां आया, और यहां से ये प्रोटॉन देख सकते हो, ये जो बाहर निकला स्ट्रोमा से, तो यही प्रोटॉन है वो। और ये इलेक्ट्रॉन जो थे, ये इलेक्ट्रॉन इस वाले रास्ते से ऐसे 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 होते हुए यहां से इलेक्ट्रॉन पहुंचे। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कहां से आए थे? हाइड्रोजन कहां से आया? वाटर से। इसलिए वाटर भी गलत आंसर है क्या? वाटर गलत आंसर है क्या? नो सर। तो आपका दो आंसर सही है। याद रखिएगा, CO2 के रिडक्शन के लिए जो हाइड्रोजन जरूरत होती है वो वाटर से आती है तब भी सही है, और NADPH2 से आती है तब भी सही है। दोनों ही स्टेटमेंट सही है। एप्रोप्रिएट कौन सा है सर? डायरेक्टली तो NADPH2 से आ रही है, सबसे सामने में देखा जाए, एकदम सीधा देखा जाए तो सीधा यहां से आ रही है, डायरेक्टली यहां से आ रही है, इनडायरेक्टली वाटर से आ रही है। इसलिए दोनों सही है। अगर आपको दो में से कोई एक सेलेक्ट करने के लिए बेवकूफ ही देगा ऐसा आंसर कि दोनों आंसर दे दे, कोई एक सेलेक्ट करना है, तो अगर बेवकूफ ऐसा कोई करता तो ये वाला सही करिएगा। फिर वैसे ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, वो आपसे एक ही क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि दोनों आंसर सही है। वाटर से भी आती है और NADPH2 से भी आती है, दोनों ही सही आंसर है। लेकिन अगर आपको कोई एक सेलेक्ट करना हो तो NADPH2 फिर सेलेक्ट करिएगा, क्योंकि वहां से तुरंत आ रही है सामने से, तो डायरेक्टली यहां से आ रही है और इनडायरेक्टली यहां से आ रही है। कोई दिक्कत? तो बताइए, डार्क रिएक्शन होने के लिए NADPH2 की जरूरत पड़ती है कि नहीं होती? बिना NADPH2 के डार्क रिएक्शन हो सकती है क्या? No, sir. नो सर। और NADPH2 लाइट रिएक्शन बनता है कि डार्क रिएक्शन में? लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में। बहुत अच्छी बात है। तो NADPH2 किसकी तरह काम किया यहां पर? एज आ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम किया कि नहीं किया? CO2 का रिडक्शन करने में रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम किया कि नहीं किया? NADPH2 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम किया CO2 के रिडक्शन में। समझ गए? अब ये पूरी घटना होना है, जो भी होना है, CO2 से कार्बोहाइड्रेट बनना है, तो एनर्जी खर्च होगी कि नहीं होगी? इस पूरी प्रोसेस में ATP खर्च होगी कि नहीं होगी? बिना एनर्जी कुछ होता है क्या आपके शरीर में? बिना एनर्जी के कोई भी काम होता है आपके शरीर में? नहीं होता। तो ये ATP जो यहां पर बनी थी, ये ATP भी खर्च हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी यहां पर ग्लूकोज बनते में? यस सर। तो याद रखना, रिपीट कर रहे हैं, ध्यान समझना। बहुत हकपाजट हो गया है तो हम एक बार क्लियर करके बताते हैं, फिर से समझाते हैं। सुनना ध्यान से, पूरी प्रोसेस को फिर एक बार समझाते हैं अच्छे से। अगर ज्यादा हाइपोजेट हो गया है तो पूरी प्रोसेस को एक बार फिर से बताते हैं। हाँ, देखना ध्यान से, ये लाइट रिएक्शन थी, डार्क रिएक्शन शुरू से पढ़ाते हैं, शुरू से डार्क रिएक्शन पढ़ाते हैं। पहली चीज, डार्क रिएक्शन क्या है? CO2 से कार्बोहाइड्रेट बनने की घटना को, ग्लूकोज बनने की घटना को आपके डार्क रिएक्शन कहते हैं। क्या हुआ? CO2 से कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बनने की प्रोसेस को ही आपके डार्क रिएक्शन के नाम से जानते हैं। पहली लाइन। दूसरी लाइन, इस प्रोसेस में क्या क्या चीजों की जरूरत होती है? इस प्रोसेस को होने के लिए प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन चाहिए होता है। प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन मतलब NADPH2 की जरूरत होती है और ATP की जरूरत होती है। तो ATP और NADPH2 खर्च होता है, ये दोनों की प्रेजेंस में ये प्रोसेस होगी। NADPH2 यहां पर क्या करेगा? एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन की तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम किया। और ATP क्या काम करेगी? एनर्जी सोर्स के रूप में काम करेगी। सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है? एनर्जी का सोर्स कौन हुआ? ATP. एनर्जी सोर्स हुआ ATP। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट NADPH2 है ना। और इस तरह इन दोनों के बेस में कार्बोहाइड्रेट कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्रेब्स साइकिल कहते हैं। खत्म हो गया। डार्क रिएक्शन कहते हैं, डार्क रिएक्शन कहते हैं। और डार्क रिएक्शन बस इतना सा था, सिंपल लैंग्वेज में डार्क रिएक्शन खत्म हो गया। अब डिटेल में डार्क रिएक्शन पढ़ना बाकी है। सिंपल लैंग्वेज में डार्क रिएक्शन इतना ही था।
CO2 से NADPH2 और ATP की प्रेजेंस में ग्लूकोज बनने की प्रोसेस को ही डार्क रिएक्शन कहते हैं। एक लाइन पर खत्म हो गया, कोई दिक्कत? टाइम कितना हो गया सर। इतना समझ गए? यस सर। Yeah. एक चीज बताइए, लाइट रिएक्शन में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? लाइट रिएक्शन समझने में नो सर। आप में से किसी No, बच्चे sir. No, को sir. नहीं है? अब डार्क रिएक्शन की बात करें तो डार्क रिएक्शन की बात समझाएं अगर हम आपको। हाँ बोलो बोलो बोलो। 2H2O मॉलिक्यूल से कितने NADPH2 मॉलिक्यूल बनते हैं? 2H2O से यस सर। देखो, हाँ ठीक है, तुम्हारा क्वेश्चन देखते हैं। 2H2O टूट रहा है तो कितने प्रोटॉन निकलेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? 2H2O से 4 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, यहां जाएंगे, यहां जाएंगे, यहां जाएंगे, यहां जाएंगे। 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 4 जाएंगे और यहां से 4 इलेक्ट्रॉन आंसर देना। 4 प्लस 4 प्रोटॉन इक्वल टू कितना हाइड्रोजन बनेगा? 4। 4 हाइड्रोजन बनेगा। 4 हाइड्रोजन बनेगा। 4 हाइड्रोजन बनेगा तो आपसे बताइए कितने NADH2 बनेंगे? आंसर होगा 2 NADH2 बनेगा। समझ में आ रही बात? और अगर NADPH2 नहीं समझ पाए बच्चा, आपका क्वेश्चन का आंसर मिला क्या? यस सर। ये कितने एक बार में देखना, 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अगर दो टूटेगा, 2 वाटर टूटेगा, 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ये इलेक्ट्रॉन इस वाले रास्ते से आएंगे, प्रोटॉन इस वाले रास्ते से आएंगे और यहां आकर दोनों मिलेंगे। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जब मिलेंगे कितना हाइड्रोजन बनेगा? 4 हाइड्रोजन। 4 हाइड्रोजन मतलब 2 NADPH2। ये 4 हाइड्रोजन लिखा है कि नहीं लिखा? 2 NADPH2 मतलब कितने हाइड्रोजन लिखे? 2 और 2 यहां पर 4, 2 दूनी 4 होता है। 2 NADPH2 मतलब 4 हाइड्रोजन, तो 2 NADPH2 बनेंगे। NADPH2 पूछा तो हो जाएगा 2 और अगर NADPH पूछा तो हो जाएगा 4। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था आपने? NADPH2 ना? यस सर। आंसर होगा 2 NADPH2 बनेगा। समझ पाए हो क्या? यस सर। हाँ सर। बहुत अच्छी बात है। ये डार्क रिएक्शन समझ में आई? थोड़ा सा बताइए। डार्क रिएक्शन CO2 से कार्बोहाइड्रेट बनने की प्रोसेस को डार्क रिएक्शन कहते हैं और ये प्रोसेस CO2 से कार्बोहाइड्रेट जो बनती है 2 चीजों की प्रेजेंस में होती है। प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन मतलब ATP और NADPH2 को यूज करके होती है। NADPH2 यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है और ATP एनर्जी सोर्स की तरह काम करता है और इन दोनों प्रेजेंस में CO2 से कार्बोहाइड्रेट बन जाता है और इसी घटना को ही डार्क रिएक्शन कहते हैं। कोई दिक्कत? डार्क रिएक्शन समझ में आ गया शॉर्ट में? हाँ सर। हाँ बोलो। सर वो जो ATP बना तो वहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कहाँ से आया? इनऑर्गेनिक आपका ये पूरा सेल के अंदर हो रही ना घटना, और सेल के अंदर तो सारे एलिमेंट होते ही हैं। सेल के अंदर आपको पढ़े थे ना, सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म में हमारे सारे तरह के एलिमेंट होते हैं। फास्फोरस होगा कि नहीं होगा? होगा। हमारे प्रोटोप्लाज्म में तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम सब कुछ पड़ा ही रहता है। स्टोमा में पड़ा हुआ है पहले से। यस सर। चलो खत्म हुआ। लाइट रिएक्शन अच्छे समझ में आ गए। डार्क रिएक्शन की समरी वो समझ में आई है। अब डार्क रिएक्शन में एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअल क्या होता है वो पढ़ना बाकी है, तो हम लोग कल पढ़ते हैं डार्क रिएक्शन में क्या होता है। यहां तक कोई दिक्कत है तो पूछ लो। नो सर। अदिति, आपने क्वेश्चन कल ग्रुप में पूछा था, आपका उसका आंसर समझ में आ गया? आपने क्वेश्चन ग्रुप में पूछा था, वो आंसर समझ में आ गया GTP वाला? कोई डाउट तो नहीं है? उसको बताने की जरूरत तो नहीं है दोबारा? नहीं सर, समझ गए। चलेगा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो यहीं पर क्लास खत्म करते हैं आज की। कल की क्लास में आगे हम लोग डार्क रिएक्शन को और डिटेल में पढ़ेंगे। आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है मेरी, बार बार NCERT बुक से रीडिंग करते जाइए और जो पैराग्राफ में प्रॉब्लम लगे वो पैराग्राफ को आप हाईलाइट करके रख लें, उसका फोटो खींच कर रख लें। उस पैराग्राफ को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। उस पैराग्राफ का एक एक लाइन हम लोग पढ़ लेंगे। आप लोग अपने से पढ़ते रहिए और जो लाइन समझ में ना आए, जो पैराग्राफ समझ में ना आए, क्योंकि हम कॉन्सेप्चुअल पढ़ा रहे हैं ये चीजें,
कॉन्सेप्चुअल पढ़ लिया आपने, थ्योरेटिकली आप एनसीईआरटी बुक से पढ़िए और मैच करिए। जो लाइन आपको समझ में ना आए वो लाइन को अंडरलाइन करिए, वो हमसे पूछिए इस लाइन का मतलब बताइए। ओके सर। अदिति ने पूछा, बहुत अच्छा लगा हमको वो लाइन, हमने जानबूझ के वो लाइन हमने छोड़ दी थी कि ज्यादा हौच पौच हो रहा था वहां पर, इसलिए हमने छोड़ दिया था। लेकिन अदिति ने पूछा तो हमको अच्छा लगा कि वो लाइन बाय लाइन पढ़ रही है, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ रही है, हर एक लाइन का मतलब समझ रही है। वहां पे हैपाजर्ड था इसलिए हम बताना नहीं चाह रहे थे, ज्यादा कंफ्यूजन कौन करवाए तुम लोग को, लेकिन अच्छा लगा तुमने पूछा। ऐसे ही आप लोगों को एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़िए, जहां कंफ्यूजन लगे, प्रॉब्लम लगे तो हमारा ये कॉन्सेप्ट लाइट रिएक्शन तक खत्म हो गया, डार्क रिएक्शन कल पढ़ेंगे। थैंक यू। सेम टाइम पे कल क्लास रहेगी, ठीक है, बाय बाय।